हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि कई बार स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट करी है, सर अकाउंट्स हमें बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में, बहुत सामान्य भाषा में हमें समझाइए। क्योंकि जनरली मैंने देखा है जो स्कूल में क्लासेस चलती हैं बहुत टेक्निकली वो इस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। वो टीचर ये नहीं समझते कि बच्चा जब 11th क्लास में आता है और अकाउंट्स लेता है तो उसके लिए बड़ा नया सब्जेक्ट है, बहुत नया सब्जेक्ट है। उनके प्रॉपर सही तरीके से उन्हें मीनिंग भी पता नहीं है। और अगर हम इसी सब्जेक्ट को टेक्निकली पढ़ाना शुरू कर देते हैं तो बच्चे को शुरुआत में कुछ समझ में नहीं आता और धीरे धीरे बच्चे का मोरल डाउन हो जाता है। तो कई बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी है कि सर हमें सामान्य भाषा में, नॉर्मल लैंग्वेज में हमें ये समझाइए अकाउंट, जिससे सही तरीके से अकाउंट्स को हम समझ सके और साथ में उनका अकाउंट्स पढ़ने में इंटरेस्ट भी बने। तो लीजिए, आज मैं अकाउंट्स की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसके अंदर हम 11th क्लास का अकाउंट सबसे पहले लेंगे और जितने भी चैप्टर हैं अकाउंटिंग इक्वेशन से सिंगल एंट्री तक पूरा सिलेबस इसके स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा। और इसकी वीडियो मैं हर चैप्टर के साथ डालना शुरू करूंगा और उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी। और जहां कहीं भी आपको लगे कि आपकी कहीं क्वेरी है वो आप मेरे से मैसेज के थ्रू पूछेंगे, वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूंगा अगली वीडियो में। उसके बाद आगे का जो है मैं क्लास शुरू करूंगा। लीजिए शुरुआत करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन से। ये 11th क्लास के लिए न्यूमेरिकल पोर्शन में सबसे पहला चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने से पहले हमें दो चार बातों को समझना आवश्यक है। देखिए, दो शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हैं अकाउंट्स के लिए। नंबर 1 एसेट्स, नंबर 2 लायबिलिटीज। सबसे पहले हम एसेट्स के बारे में समझते हैं। एसेट्स के बारे में समझता हूं सबको पता होगा। एसेट्स का मतलब जो भी बिजनेस की प्रॉपर्टी है। देखिए, यहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया, बिजनेस की प्रॉपर्टी। इसका मतलब हमें इस बात को हमेशा याद रखना है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं। हम जो भी बिजनेस की अकाउंट्स की बुक में नोट करते हैं वो अकॉर्डिंग टू बिजनेस करते हैं, ना कि अकॉर्डिंग टू बिजनेसमैन। मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले हमने ये देखना है कि उस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट बिजनेस पे क्या पड़ेगा, ना कि बिजनेसमैन पर। तो इस बात को हमेशा आप याद रखेंगे। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा एसेट्स। एसेट्स एक तरीके से समझ लीजिए मेजर हेडिंग है एसेट्स। एसेट्स का मतलब जो भी बिजनेस की संपत्तियां हैं, बिजनेस की प्रॉपर्टी है। अब एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती हैं। नंबर 1 सबसे पहले हम लिख सकते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। नंबर 2 पे प्लांट एंड मशीनरी। नंबर 3 पे फर्नीचर। नंबर 4 पे डेटर्स। नंबर 5 पर क्लोजिंग स्टॉक। नंबर 6 पे कैश एट बैंक। नंबर 7 पे कैश इन हैंड। और भी बहुत सारी लिस्ट है इसकी एसेट्स की। इसको हम 10 भी कर सकते हैं, 12 भी कर सकते हैं। लेकिन ये एक तो जगह का, स्पेस का थोड़ा सा इशू रहता है। और मेन बार बार यूज होने वाली एसेट्स मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में आप लोगों को पता होगा। इन एसेट्स की हम डिटेल समझ लेते हैं पहले। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, जो भी बिजनेस की लैंड है, जो भी बिल्डिंग है, वो सब इसके अंदर आएंगी। अगला है प्लांट एंड मशीनरी। अगर आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो अपना माल प्रोडक्शन बनाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए आपको मशीनरी चाहिएगी, तो उसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद फर्नीचर के बारे में आप सब जानते होंगे। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी व्यापार के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए। डेटर्स का मतलब जिसको हमने उधार माल बेचा। देखिए, यहाँ पर हमारा माल, जैसे हम किसी को माल बेचेंगे, माल सेल करेंगे, तो माल से मेरा क्या मतलब है। देखिए, मैं बड़ी लोकल लैंग्वेज यूज करता हूँ जिससे बच्चों को समझ में आए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम यहाँ पर चीजों को समझेंगे अपने आम बोलचाल की भाषा में।
अगर मैं बहुत टेक्निकली पढ़ाना शुरू करूंगा तो स्कूल में और मेरे अंदर कोई फर्क नहीं रहेगा। तो इसलिए, क्योंकि आपने भी देखा होगा हम जनरली कौन से वर्ड यूज करते हैं, बार बार गुड्स को यूज नहीं करेगा, हम क्या बोलेंगे, माल। कभी माल बोल दिया, कभी गुड्स बोल दिया। एम ये है कि आपको चीजें समझ में आए। तो डेटर्स का मतलब जिसको हमने उधार माल बेचा। देखिए, कोई भी माल आप बेचेंगे, आप कोई भी गुड्स सोल्ड करेंगे, गुड्स सेल करेंगे, या तो कैश में करेंगे या उधार पे करेंगे। दो ही तरीके से सेल होती है। तो जिनको आपने उधार माल बेचा, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, वो सब हमारे डेटर्स होते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आपने पूरे साल व्यापार किया, पूरे साल बिजनेस किया, और जिस चीज का आपने बिजनेस किया साल के आखिरी में उसका कितना स्टॉक आपके पास बचा, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट आता है कैश एट बैंक। कोई भी व्यापार आप करेंगे आज के जमाने में तो आपको अपना बैंक में अकाउंट खोलना ही पड़ेगा। उस अकाउंट को ओपन करें आप बिजनेस अपना सफलतापूर्वक रन नहीं कर सकते। तो आपका, आपके व्यापार का, देखिए आपका से मतलब आपके व्यापार का, बिजनेस के बैंक अकाउंट में कितना पैसा है वो कैश एट बैंक वहां पर लिखा जाएगा। कैश इन हैंड का मतलब फिजिकली आपके पास कितना कैश है, ऑफिस में कितना कैश है बिजनेस का, वो कैश इन हैंड बोला जाता है। तो ये कुछ मैंने आपको एसेट्स के बारे में बताया। अगला स्टेप हम शुरू करते हैं अपना लायबिलिटीज का। अब चलते हैं हम लायबिलिटीज की तरफ। लायबिलिटीज क्या है? लायबिलिटीज जो हैं वो बिजनेस की देनदारियां, कि बाहर वाले से हमने क्या क्या चीज ली हुई है, वो सब लायबिलिटीज मानी जाती है हमारी, क्योंकि हमने अभी उनका पैसा देना है। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट जो लायबिलिटी होती है फर्म की, वो होती है कैपिटल। देखिए, कैपिटल वो पैसा होता है जो बिजनेसमैन बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है। भाई कोई भी आप बिजनेस शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो जिसको बिजनेस करना है, बिजनेसमैन पहले पूरे बिजनेस का जो भी उसे काम करना है उसका एक एस्टिमेशन तैयार करता है कि भाई मुझे इस काम को करने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए, तब मैं काम कर पाऊंगा। तो सबसे पहले वो 10 लाख रुपए का इंतजाम करता है और उस पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। तो अब सवाल ये उठता है कि सर जब पैसा भी ये बिजनेसमैन का है और बिजनेस भी उसका है, तो ये उसके लिए लायबिलिटी कैसे हो गई? क्योंकि मैंने आपको ये बताया था, इसमें ये प्रिंसिपल, ये रूल लागू हो जाता है इसके अंदर कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं। तो हम यही मान के चलेंगे कि बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया, इसका मतलब बिजनेस को पैसा मिला, तो इसलिए उसकी लायबिलिटी है ये वाली। तो सबसे पहले और बड़ी जो लायबिलिटी है वो है कैपिटल। नंबर 2 पर क्रेडिटर्स आता है। क्रेडिटर्स मतलब जिन लोगों से हमने उधार माल खरीदा, वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। नंबर 3, अगर आपको अपने बिजनेस के लिए कुछ पैसा बैंक से उधार लेना पड़ा तो ये भी आपकी लायबिलिटी मानी जाएगी, बैंक लोन। नंबर 4 पर आप सिंपल लोन ले सकते हैं, क्योंकि लोन आप बैंक के अलावा अपने दोस्तों से भी ले सकते हैं, लोन आप किसी अपने रिश्तेदार से भी ले सकते हैं, तो वो भी बिजनेस के लिए लायबिलिटी मानी जाती है। इसमें एक बात और, जब मैंने ये आइटम लिखे हैं यहाँ पर, मैंने इसका सीरियल का ध्यान नहीं रखा। ऐसा होता है कि सबसे पहले कैपिटल, फिर कुछ और, फिर कुछ और, एक सीरियल बना हुआ होता है इनका। लेकिन हमने केवल आपको समझाने के लिए कि आपको चीजें फिलहाल का मीनिंग समझ में आ जाए, तो सीरियल अप डाउन हो सकता है इसका, तो उस पर आपने गौर नहीं करना। वो तो हम जब पहुंचेंगे उस चीज पे तो उसको सही तरीके से लिखेंगे। इसके अलावा आप इसमें एक लायबिलिटी और ऐड कर सकते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब आपने कोई खर्चा किया और उसकी पेमेंट नहीं करी, वो हमारे लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है, हमारी लायबिलिटी होती है। और बड़ी लायबिलिटी कब तक रहेगी? जब तक आप उसकी पेमेंट नहीं कर देते। फॉर एग्जाम्पल, वो समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए आपने किसी से उधार चाय ले ली, चाहे उसकी कीमत 10 रुपये की हो, आपने उसकी पेमेंट, मान लीजिए बाई चांस की बात है आपकी जेब में 10 रुपये भी नहीं है, आपने उसको बोला भाई कल ले लियो पैसे, तो ये आपकी क्या हो गई? लायबिलिटी बन गई है, जब तक उस चाय के पैसे आप नहीं दे देंगे। तो इसको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में डाल सकते हैं। ये आपकी लायबिलिटी। ये लिस्ट और भी लंबी हो सकती है, लेकिन मैंने आपको मोटे तौर पर जो बार बार वर्ड यूज होगा उसके बारे में थोड़ा सा आपको डिफाइन किया है। अब मैं इसको देखो थोड़ा सा और
इलेबोरेट करता हूँ आपको समझाने के लिए। इस साइड मैंने लाइबिलिटीज लिखी हैं और इस साइड मैंने एसेट्स लिखी है। तो अगर आपको मैं एक और बात बताना चाहूंगा इसमें, अब देखिए थोड़ी थोड़ी ड्राइंग भी कर लेते हैं अकाउंट्स के साथ साथ हम लोग। ये जो मैंने तैयार किया है ये एक तरीके से आप इसको बोल सकते हैं बैलेंस शीट। ये एक तरीके से बैलेंस शीट का एक रफ परफॉर्मा आप समझ लीजिए। देखिए बैलेंस शीट ये अपने को खुद ही डिफाइन कर रहा है। बैलेंस शीट, जो शीट बैलेंस दिखाए वो बैलेंस शीट है। मतलब जब आप बिजनेस करेंगे तो पूरे साल व्यापार किया, साल के आखिरी में किस चीज का कितना बैलेंस बचा वो इस बैलेंस शीट में शो किया जाता है और इसी से हमारी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगता है। इसको और बाद में आगे समझेंगे, फिलहाल आप बहुत स्मॉल लेवल पर इस बात को समझिए। और हमेशा बैलेंस शीट के दोनों साइड के टोटल इक्वल होते हैं। फर्म की जितनी भी एसेट्स होती हैं वो ही फर्म की लायबिलिटी का टोटल भी होना चाहिए। तो अगर आपके दोनों साइड इक्वल हैं तो आप ये मान के चलेंगे आपने अकाउंट्स सही बनाया है, गलती की गुंजाइश उसके अंदर नहीं है। अगर दोनों साइड आपकी इक्वल नहीं आती इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर हम अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे थे, हम तो बैलेंस शीट में उलझ गए, अकाउंटिंग इक्वेशन तो हमने शुरुआत ही नहीं करी। तो आपको मैं बताना चाहूंगा जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन सही तरीके से करेंगे तो उसमें यही वर्ड बार बार यूज करने हमें होंगे। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको इनके नामों से परिचय करवाया और आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है कि बैलेंस शीट की दोनों साइडों का टोटल हमेशा इक्वल आता है। अब अगले स्टेप की तरफ चलेंगे हम। मैं आशा करता हूं आपने नोट करने वाली चीजें नोट कर ली होंगी और अगर नोट नहीं कर पाए हैं तो आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं हर मैसेज का आपको जवाब दूंगा। कहीं कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को हो तो वो मेरे से मैसेज करे, मैं उसको मैसेज में ही जवाब दूंगा। अब शुरू करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन का एक रूल है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने के लिए आप मेरी दूसरी वीडियो में जाइए, वहां पर मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन की पूरी तरीके से डिटेल देके सबको समझाया हुआ है। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।